नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑली पोर्ट के इस ऑसम से यूट्यूब चैनल पे। तो ये चल रही है हमारी इंडियन पॉलिटी संपूर्ण सीरीज, जहाँ पे हम एनसीईआरटी से लेके लक्ष्मीकांत तक को सभी को कवर करने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे हम पूरी चीज़ों को एमसीक्यू फॉर्मेट में खत्म करें, ताकि यहाँ पे आप जब अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को देखें तो डरे नहीं, क्योंकि आपने वो क्वेश्चंस पहले से कर रखे होंगे। तो यहाँ पे साथ-साथ में हम केवल क्वेश्चंस के साथ-साथ जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे पूरी तरीके से पढ़ेंगे और हर चीज़ होगी यहाँ पे दोस्तों टॉपिक वाइज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ध्यान रखिएगा, ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है और उसमें कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए बात करते हैं, ये है सबसे पहले हमारा राजस्थान पटवारी का क्रैश कोर्स, तो जिसे आप चाहें तो अभी अवेल कर सकते हैं। ऑली बोर्ड के प्लेटफ़ॉर्म पे ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसी तरीके से ये है हमारा हाई कोर्ट आरओ एआरओ का बैच, जिसे आप लेना चाहें तो आप इसे भी ले सकते हैं। साथ में ये है हमारा यूपीपीसीएस आरओ एआरओ का बैच, और इन सभी बैचेस को लेने के लिए आप ऑलीपोर्ट पे लॉगिन कर सकते हैं या फिर ऑलीपोर्ट की ऐप को डाउनलोड करके इन बैचेस को ले सकते हैं। और अगर आप इनमें किसी तरीके का डिस्काउंट चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सक्सेस 50 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सक्सेस 50 कोड का भी आप लोग चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं सक्सेस का, और आपको 50% ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा इन सभी कोर्सेस पे। चलिए, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में काफी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था, और उसके बाद आज हम देखने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो दोस्तों हमने वहां पे पढ़े। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। दी गई स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, आपको ये बताना है। चलिए, तो दी गई स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है, द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट कह रहा है, सेकुलर वर्ड वाज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट कह रहा है, 42nd अमेंडमेंट वाज डन इन 1976। और डी ऑप्शन कह रहा है, सोशो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस हैज बीन टेकन फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको यहाँ पे बताना है नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, हमें ये देखना है। तो हम लोग जानते ही हैं, आप लोग दोस्तों प्रस्तावना को यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से, और प्रस्तावना की चीजों को यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है, द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज 26 नवंबर 1949। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें यहाँ पे समझना होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की दो बातें, एक तो अडॉप्ट कब हुआ था और दूसरा इनैक्ट कब हुआ था, या फिर हम जिसे कह सकते हैं कमेंस कब हुआ था। कमेंस, तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि अडॉप्ट यानी संविधान हमारा अपनाया कब गया था। ये तारीख थी 26 नवंबर 1949, और इस तारीख को हमारा संविधान अपनाया गया था, जिसे हम संविधान दिवस के तौर पर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संविधान दिवस के तौर पर हम जिसे बनाते हैं, संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर हम जिसे मनाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे है, इनैक्ट कब हुआ, कमेंस कब हुआ हमारा संविधान। तो हमारा संविधान यानी लागू कब किया गया था, तो हमारे संविधान को लागू किया गया था दोस्तों कब, 26 जनवरी 1950, और इसे हम बनाते हैं एज अ रिपब्लिक डे। क्या बनाते हैं? रिपब्लिक डे के तौर पर हम इसे यहाँ पे मनाते हैं। इस बात को रखना है बहुत अच्छे से ध्यान में। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपको कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं। बाकी दी गई सारी स्टेटमेंट इसमें जो भी हैं वो सारी की सारी सही हैं। सेकुलर वर्ड को 46 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, और साथ में दो वर्ड जोड़े गए थे, एक था इंटीग्रिटी और दूसरा था सेकुलर। इंटीग्रिटी और सेकुलर वर्ड को भी इसमें जोड़ा गया था। 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था वो 1976 में ही हुआ था, और सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस जो प्रियम्बल में लिए गए हैं वो हमारे रशियन रेवोल्यूशन से ही लिए गए हैं। तो बाकी सारी स्टेटमेंट सही हैं, बस यही पहली स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, गलत है, दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन व्हिच फॉर्म द बेसिस ऑफ प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 13th December 1946। बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या पंडित जवाहरलाल नेहरू।
चलो, क्या होगा सही जवाब? तो यहाँ पे देखते हैं कि कह रहा है कि उद्देशिका जो है इसका को प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को। तो ये किसके द्वारा पेश की गई थी? चलो, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, जब हमारी संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन हुई, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यहाँ पे ये सोचना था कि हमारा जो संविधान बनेगा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, वो किस तरीके का होगा। संविधान जो है किस तरीके का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और इसके लिए यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया कि हमारा संविधान जो हमें बनाना है, उसकी जिम्मेदारी दी कि कैसा बनेगा, जवाहरलाल नेहरू जी को दी। इन्हें जवाहरलाल नेहरू जी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। तो उन्होंने, जब भी हम कोई चीज बना रहे होते हैं, कोई भी काम करने जा रहे होते हैं, तो कम से कम उसकी हम प्लानिंग करते हैं, उसकी एक रूपरेखा तैयार करते हैं। तो सेम यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ने एक पूरा का पूरा बनाया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। क्या बनाया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया। और इसमें यहाँ पे उन्होंने तय किया कि जो हमारा संविधान बनेगा वो कैसा होगा। और इसमें उन्होंने क्या सेट कर दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, हमारा संविधान बनेगा, उसका क्या लक्ष्य होगा, किस तरीके का संविधान होगा। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उद्देशिका। इसे यहाँ पे नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को क्या किया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने पेश किया था। क्या किया था? पेश किया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने उन्होंने सामने लेके आए थे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे 22 जनवरी को 1947 को इसे क्या कर लिया था? एक्सेप्ट कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था। किसे? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात है, उद्देशिका की बात है। ठीक है, तो उद्देशिका या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ऑब्जेक्टिव की ही बात थी, आपके एम की बात थी। तो आगे चल के जब हमारा पूरा संविधान बन गया, तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है, तो काफी एक थोड़ा बड़ा डॉक्यूमेंट था। हम मान के चलते हैं इतना बड़ा डॉक्यूमेंट था ये। ठीक है, तो इसका एक शॉर्ट नोट बना दिया गया। क्या बना दिया गया? शॉर्ट नोट बना दिया गया। और इस शॉर्ट नोट से क्या बन के आया? सामने हमें मिला प्रस्तावना। क्या मिली? प्रस्तावना यहाँ पे हमें देखने को मिली। क्या मिली? प्रस्तावना देखने को मिली। तो इसके शॉर्ट नोट को ही हम क्या कहते हैं? प्रस्तावना यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। अभी हमने जस्ट इसे किया है, तो ये छोटी छोटी चीजों को हम कहते हैं ना, एकदम छोटे छोटे चीजों में हम क्वांटाइज्ड होके पढ़ेंगे। जैसे एनर्जी जो होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, वैसे ही हम छोटे छोटे क्वांटा के फॉर्म में पहले पढ़ेंगे। फिर जाके हम लाइट का नेचर देखेंगे, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर। मतलब आगे जाके हम बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स के भी क्वेश्चंस देखेंगे, जो आपके यूपीएससी से लेके हर एक एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को प्रस्तावना में यानी प्रियम्बल में किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे किस अमेंडमेंट के द्वारा इसे जोड़ा गया था? कहाँ पे? हमारी प्रस्तावना में। तो यहाँ पे इसे देखें, तो हमने जस्ट अभी किया है 42nd अमेंडमेंट से क्या किया गया था? इसे ऐड किया गया था। तो 42nd अमेंडमेंट, ये एक सिंगल अमेंडमेंट हुआ है अभी तक इसके अंदर, हमारे प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो प्रस्तावना के अंदर एकमात्र वह संशोधन है ये। और इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना के अंदर 3 शब्दों को जोड़ा गया। एक था इंटीग्रिटी, दूसरा आपका सोशलिस्ट, और तीसरा आपका सेकुलर, यानी समाजवाद, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, और तीसरा हमारा कौन सा दोस्तों? यहाँ पे अखंडता। इन 3 शब्दों को हमारे संविधान में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब जब ये 3 शब्दों को जोड़ा गया, तो समझिए हमने पहले ही बात की है कि प्रस्तावना क्या बताती है? लक्ष्य बताती है, एम बताती है, ऑब्जेक्टिव बताती है, जो हमारे संविधान को अचीव करने हैं।
जब ये 3 शब्दों को जोड़े गए तो ये 3 शब्द भी हमारे क्या हो गए, एम और ऑब्जेक्टिव हो गए। तो हमने शुरुआत में ही देखा था कि प्रस्तावना का इस्तेमाल किया जा सकता है क्या करने के लिए, संविधान की व्याख्या करने के लिए, इंटरप्रिटेशन करने के लिए। संविधान की व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जुडिशरी के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो अगर कोई सरकार ऐसा लॉ लेके आती है, ऐसा कानून लेके आती है जो यहाँ पे इन तीनों को इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हो, या तो इंटीग्रिटी को कर रहा हो, सोशलिज्म को कर रहा हो, सेकुलरिज्म को कर रहा हो, ऐसा अगर कोई कानून लेके आती है और लास्ट में अगर जुडिशरी जाके देखती है यहाँ पे कि क्या ये एम है, क्या ये लक्ष्य है, तो यहाँ पे उसे दिखेगा कि हाँ ये तीनों तो लक्ष्य है और ये कानून इसी से संबंधित है, तो इस आधार पर ये इसे नल एंड वॉइड यानी खारिज नहीं करेगा ऐसे किसी कानून को जुडिशरी। ये इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो वही बात है, जो प्रस्तावना है हमारी इस पे आधारित है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी उद्देशिका जो थी, उद्देशिका पे आधारित है। इसे यहाँ पे बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जिसे पेश किया गया था असेंबली के सामने यहाँ पे तब 13 दिसंबर 1946 को, और असेंबली ने यहाँ पे इसे अपना लिया था 22 जनवरी 1947 में। तो ये बात हमें रखनी है बहुत अच्छे से ध्यान। चलिए, केवल एक बार अमेंडमेंट हुआ है और वो 3 वर्ड जो इसमें जोड़े गए वो थे सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्री, कब 1976 में। तो ये मुख्य बातें जो हैं हमें इसमें ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे इस तरीके से। अगला क्वेश्चन ये रहा, तो हमने पूरी प्रस्तावना देखी थी, पूरी प्रस्तावना में क्रम देखे थे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रस्तावना के अंदर सही सीक्वेंस क्या है। ठीक है, सही सीक्वेंस में कौन से शब्द आते हैं। पहले सोवरिन आता है, सोशलिस्ट आता है, सेकुलर आता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आता है, या सोशलिस्ट आता है, सेकुलर आता है, सोवरिन आता है, या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आता है, या सेकुलर, सोशलिस्ट, सोवरिन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो यहाँ पे प्रस्तावना के अंदर जो पूरे शब्द दिए हैं, चलिए तो यहाँ पे हम जब अगर देखेंगे तो अगर हम पूरी प्रस्तावना को, पूरे प्रियम्बल को देखते हैं तो प्रियम्बल के अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। क्या हैं? कीवर्ड्स हैं, और इन कीवर्ड्स पे हमें रखना है अपने आप को फोकस। तो इन कीवर्ड्स को हमें क्या करना है, फोकस करना है। जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया, जैसे वी सबसे पहले वर्ड है, फिर आ रहा है वी द पीपल, पीपल आ रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया आ रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India, India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। तो हम भारत के लोग भारत को एक ऐसा देश बनाएंगे, कैसा? सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये सीक्वेंस है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। उसी तरीके से आगे जो शब्द हैं जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये सारे शब्दों का सीक्वेंस आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सीक्वेंस के ऊपर क्वेश्चन प्रस्तावना में से बहुत सारे निकलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द, एक मिनट रुकिएगा, लगता है यहाँ पे ऑप्शंस जो थे वो हट गए हैं। चलिए फिर भी हम इसे ऐसे ही अटेम्प्ट करने का कोशिश करेंगे कि इसमें हमें करेक्ट सीक्वेंस निकालना है, करेक्ट ऑर्डर निकालना है जो भी वर्ड प्रस्तावना में दिए गए हैं। इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, समानता, लिबर्टी, न्याय और बंधुत्व। बंधुत्व, यहाँ पे अगर हम इस तरीके के क्वेश्चंस पाएंगे जब एग्जाम में, तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या आता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizen। क्या सबसे पहले? जस्टिस, सबसे पहले सबका न्याय, जस्टिस, फिर उसके बाद लिबर्टी, फिर उसके बाद इक्वालिटी, फिर उसके बाद फ्रेटर्निटी। तो अगर हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कुछ भी दिया होता तो हमारा सही जवाब क्या होता? हमारा सही जवाब ये होता
कि पहले सी है, फिर बी है, फिर ए है, फिर डी है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम इस सीरीज में चलते रहेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ते रहेंगे धीरे-धीरे, और सही उसी तरीके से हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में ये चीज़ें करते चलेंगे। तो इसके लिए क्या करें, सेशन को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर दबाएँ। ठीक है? सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।